भारत देश के लिए तथा मुख्य रूप से देश के 85% से ज़्यादा आबादी वाले बहुजन समाज के लिए देश की कोलोजियम सिस्टम ज़्यादा घातक है अथवा ईवीएम। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट आज एक बहुत ही गंभीर एवं अहम मसले पर आपके सामने कुछ सच्चाई रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो अंत तक देखें और जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देश के हर व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहुजन पैगाम पर जो इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं वो सच होती हैं, सच पर आधारित होती हैं। किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन न तो बनावटी होती है और न ही अशोभनीय होती है, न ही किसी की आलोचना होती है, न ही किसी की तारीफ होती है। जो देश हित में, समाज हित में होता है वही प्रकाशित किया जाता है। साथियों, किसी भी देश को चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं। एक शासन यानी गवर्नमेंट, दूसरा प्रशासन जो ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, और तीसरा जुडिशरी। ये 3 स्तंभ किसी भी देश को चलाने में कारगर साबित होते हैं। इनके बगैर कोई देश नहीं चल सकता। इनका प्रचार प्रसार करने के लिए उनमें कुछ कमियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए, अच्छाइयां हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया काम करता है। लेकिन जब मीडिया ही सरकार के अधीन काम करने लगे तो मीडिया की बात खत्म हो जाती है। साथियों, सब बातें छोड़कर अब मैं मुख्य बिंदु पर आपके समक्ष आ रहा हूँ। पूरा देश जान गया है कि ईवीएम से चुनाव होते हैं और वो निष्पक्ष नहीं होते, बेईमानी होती है और ईवीएम का दुरुपयोग करके किसी की भी सरकार बनाई जा सकती है। इसको भारत का चुनाव आयोग, राज्यों के चुनाव आयोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि वो जो सरकार है उसी के अधीन काम करते हैं। जैसे निर्देश होते हैं वैसा ही उनको करना पड़ता है। ईवीएम के द्वारा इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस के माध्यम से जो विधायक अथवा सांसद चुने जाते हैं, केंद्र सरकार बनती है और राज्य की सरकारें बनती हैं। जब राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार ही गलत तरीके से बनने लगे तो समझ लिए उस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आज भारत की भी यही पोजीशन है और यहीं पर आकर के खड़ा हो गया है। ईवीएम के बारे में कम से कम 10-15 साल से प्रचार हो रहा है। कॉमन मैन आज ईवीएम के बारे में समझ गया है और ये महसूस करने लगा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं हो सकते और इससे जो सरकार बनती है वो केवल अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए बनती है। उसे देश और समाज से कोई मतलब नहीं है। उसको किसी वोट से भी मतलब नहीं होता। कोई उसे वोट दे ना दे, ईवीएम है और उसके कब्जे में है तो सरकार वो बना लेगा। साथियों, आज ईवीएम की बात न कर जो मुख्य बिंदु है कोलोजियम का, उस पर आता है। क्योंकि कोलोजियम के बारे में देश के एडवोकेट्स, जजेस तथा कुछ बुद्धिजीवी लोग ही जानते हैं। बाकी लगभग 95% देश की आबादी कोलोजियम के बारे में नहीं जानती, जबकि यह जानना जरूरी है। कोलोजियम क्या है? कोलोजियम कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। कोलोजियम स्टेट में, स्टेट का मतलब हाई कोर्ट्स में और सेंटर का मतलब सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम बनती है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और 5 सीनियर जज होते हैं। वो राज्यों से जिसे उचित समझते हैं
नाम मंगाते हैं और उन जो नाम आते हैं उनको प्रपोज कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया जाए। केंद्र सरकार उन पर विचार करती है और उसके पश्चात राष्ट्रपति को भेज देती है। राष्ट्रपति जी की स्वीकृति हो जाती है, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ दिला दी जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। इसी तरह से हाई कोर्ट्स में होता है, सेम प्रक्रिया फॉलो की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत न तो कोई इंटरव्यू होता है, ना IAS IPS की तरह से कोई एग्जामिनेशन होती है, कुछ भी नहीं होता। यानी एक कांस्टेबल बनने के लिए जो भर्ती होती है उसका रिहर्सल होता है, उसका सीना नापा जाता है, लंबाई नापी जाती है, वजन नापा जाता है, दौड़ कराई जाती है, उससे आदि एक्सरसाइज कराई जाती हैं, रिटन टेस्ट भी होता है। जब सब में पास हो जाता है तब वो कांस्टेबल बनता है अथवा इंस्पेक्टर बनता है। यही प्रक्रिया 4th क्लास के एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। लेकिन अफसोस यह प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए फॉलो नहीं की जाती। वहाँ पर कोलोजियम के माध्यम से जिसको कह दिया वो जज बना दिया जाता है, चाहे वो उसके लायक हो अथवा ना हो, वो कॉम्पिटेंट हो अथवा ना हो। ये कोलोजियम के जो 5 मेंबर होते हैं, जिसमें माननीय CJI साहब होते हैं और 4 वरिष्ठ जजेज और होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं और वो लिस्ट तैयार करके भारत सरकार को भेज देते हैं। इसके तहत जो फैसले आते हैं, 1993 से ये प्रक्रिया चली आ रही, पहले नहीं थी। आप गौर कीजिए, इस प्रक्रिया के तहत अथवा पहले भी जो भी प्रक्रिया थी उसके तहत भी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, ये मेरा प्रश्न है, आपको भी ये प्रश्न करना चाहिए। भारत का संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है अपनी बात को कहने के लिए। किसी भी देश के हाई कोर्ट ने अथवा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले यानी आज़ादी के बाद से आज तक SC ST अथवा OBC समाज के इंटरेस्ट में, उसके फ़ायदे में कोई फैसला दिया है तो आप बता सकते हैं। जब आप उसके लाभ में यानी उसकी बराबरी के लिए भी कोई फैसला नहीं दे सकते तो उसके विरुद्ध भी फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। अभी आपने देखा एक ऑर्डर आया, उसमें लिखा हुआ है कि जो SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, वो इसलिए बनाया गया था कि SC ST समाज के लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके जातिवादी लोगों से, और वो लोग जो समाज में अत्याचार करते हैं उनसे, यानी अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए ये कानून बनाया गया था। हुआ क्या, अभी 4-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उस एक्ट को ही खत्म कर दिया। एक्ट तो बना रहा नाम मात्र का, लेकिन उसे प्रभावहीन कर दिया, जिसके बारे में 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश व्यापी एक आंदोलन हुआ, जिसमें SC ST समाज के 13 जवान शहीद हो गए। लेकिन उन जजों का कुछ नहीं हुआ जिनकी वजह से वो मारे गए। बाद में गवर्नमेंट की समझ में आया, 3 जजों की बेंच बनाई गई, उसके बाद उस एक्ट को वैसा ही बहाल कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन 2 जजों ने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह से कोलोजियम के माध्यम से जो मनवादी व्यवस्था के तहत जातिवादी जज आ जाते हैं, यानी संघी नेचर के जज आ जाते हैं,
वो इस तरह के फैसले देते हैं जो देश के लिए घातक होते हैं, समाज के लिए घातक होते हैं, और जिन वर्गों को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसके विपरीत फैसले दे करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, अभी एक ऑर्डर आया, उसमें लिखा हुआ है, जजों का फैसला है कि यदि SC/ST एक्ट कहाँ लग सकता है, जहाँ पर यह सिद्ध हो जाए कि जिस व्यक्ति ने SC/ST के संबंधित व्यक्ति को गाली दी है, मारा पीटा है, कुछ भी किया है, तो उसकी मंशा साबित होना चाहिए, यानी इंटेंशन साबित होना चाहिए कि उसकी मंशा क्या थी। इसका मतलब क्या हुआ? केस कहीं रजिस्टर हो जाएगा, FIR हो जाएगी, मंशा डिसाइड कौन करेगा? मंशा डिसाइड कोर्ट करेगा, यानी गेंद कोर्ट के पाले में आ गई। अब कोर्ट किसी व्यक्ति की मंशा डिसाइड करने के लिए मशीन तो है नहीं। कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख देगा उसकी यह मंशा नहीं थी इसको अपमानित करने की, SC/ST एक्ट खत्म हो गया। यानी SC/ST एक्ट को प्रभावहीन बनाने के लिए इस तरह का आदेश पारित किया गया। देश भर के समूचे SC/ST समाज को इस पर गौर करना चाहिए। हम जब आपके समक्ष आते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करते, हम वो बातें बताने के लिए आते हैं जो हर नागरिक को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, और उस पर आगे की कार्रवाई भी करनी चाहिए संवैधानिक तरीके से, जिसकी वजह से ऐसा ना हो सके। मंशा कौन डिसाइड करेगा? जैसे एक व्यक्ति के घर में कुछ लोग घुस गए, गाली गलौज किया, जात सूचक शब्द प्रयोग किए, आदि प्रताड़ित किया, तो भी SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। इससे पहले का ऑर्डर है कि इस घर में घुस करके घर के अंदर कोई गाली गलौज करता है, जात सूचक शब्द करता है, गालियाँ देता है, मारपीट करता है, तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। बट नॉनसेंस, नॉनसेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेहुदा जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोई भी कानून इसको सपोर्ट नहीं करेगा। SC/ST एक्ट कब लगेगा? कि रोड पर आम पब्लिक के सामने किसी को गाली दे दी, जात सूचक शब्द कह दिए, तब SC/ST एक्ट लगेगा, अदरवाइज नॉट। अरे वो अपमानित तो हुआ है, उसे अपमान का दंश झेलना पड़ा है अपने बीवी के सामने, बच्चों के सामने, पूरे परिवार के सामने, SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगेगा? अब दूसरा एक और ऑर्डर आ गया जिसके तहत कोर्ट ने हेल्ड किया कि इसमें यह देखना पड़ेगा SC/ST एक्ट लगाने से पहले कि उसकी मंशा क्या थी। मंशा कौन डिसाइड करेगा? भाई उसको तो गाली दी गई, उसको मारा गया, जासूस शब्द यूज किए गए, और जो एक्ट बना है उसका वायोलेशन हुआ। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो बना हुआ, तो उसका मीनिंग क्या रहा? उसका कोई औचित्य नहीं रहा। यदि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बात मान ली जाए, तो क्या आज की जुडिशरी, यानी हायर जुडिशरी, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी बात नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो जुडिशरी है, वहाँ पर हर वर्ग के, हर जाति के वकील होते हैं, हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के जज होते हैं, सबको समान न्याय दिया जाता है। वहाँ 99% से भी ज़्यादा जस्टिस होती है, सबको बराबर न्याय मिलता है। जिला अदालतें ऐसा काम करती हैं। कहीं रेयर केस में कुछ हो जाए हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मामला ऊपर बढ़ा, हाई कोर्ट में गया, वहीं पक्षपात शुरू हो जाता है, और वहाँ पर तमाम दुनिया भर की बातें। अभी अभी का एक ऑर्डर है ऑनरेबल जस्टिस BR गवई का और उनकी बेंच का, कि जिसमें वो साहब का मामला था, एक लेडी की जमानत देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी और कहा कि इसमें हाई कोर्ट ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ बड़ा छोटा कुछ नहीं, अमीर गरीब कुछ नहीं, जितने संवैधानिक रूप से बराबर होते हैं, तो वहाँ पर किसी तरह की पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ऑर्डर पास किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एक केरला हाई कोर्ट का जज कहता, ब्राह्मण जात से ही सुप्रीम होता है, सर्वोच्च होता है, यानी बच्चा पैदा हुआ तो वो सर्वोच्च पैदा हुआ, पैदा होते ही वो सर्वोच्च हो गया।
क्या उसकी एजुकेशन है? कुछ नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं, नथिंग। इस तरह की सोच। तो कोलोजियम क्या करती है? उदाहरण सामने आप किसी हाई कोर्ट में देख लो, सुप्रीम कोर्ट में देख लो। सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल करीब 34 जज हैं, उनमें 3 शेड्यूल कास्ट के जज नियुक्त किए गए हैं, ओबीसी का शायद एक भी नहीं है। ज़्यादातर जज जो बनाए जाते हैं सवर्ण समाज से बनाए जाते हैं, और सवर्ण समाज में भी केवल 2 कम्युनिटीज से, ब्राह्मण नंबर 1, वैश्य नंबर 2। क्षत्रिय समाज का भी कोई जज नहीं बनाया जाता, बाई चांस कहीं हो, हम नहीं कह सकते। यही पोजीशन हाई कोर्ट में रहती है। ऐसा क्यों? अरे देश तो सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है, ईसाइयों का है, अल्पसंख्यकों का है, SC ST OBC सबका है, तो सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन्हीं 2 का क्यों? और ये 2 सब नहीं, सारे ब्राह्मणों की बात नहीं करता, ना सारे बनियों की बात करता, उसमें भी कुछ गिने चुने 200-250-300 परिवार हैं जहाँ से जज की परंपरा चली आ रही है, उसी खानदान से वो जजों को जज बना दिया जाता है। कोई यह ना समझे कि हम सारे ब्राह्मणों की, सारे बनियों की बात कर रहे हैं। नो, उनका कुछ नहीं है, उनको नहीं, बल्कि एक गिने चुने जो करीब 250-300 फैमिलीज हैं, उन्हीं ब्राह्मण बनियों की जहाँ से जज की परंपरा चली आ रही है, उनको बना दिया जाता है। उनको गरीब की झोपड़ी में जो रहता है उसका दुख दर्द नहीं पता। जो SC ST के लोग, OBC के लोग जिन हालातों से निकल के आए हैं, उन हालातों के बारे में उसको नहीं पता है। उसने वो दुख दर्द सहन नहीं किया जो उन्होंने सहन किया, करना पड़ रहा है। संविधान है, भारत की न्यायपालिका को लिबर्टी दी हुई है, इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, हायर जुडिशरी को दिया गया है, और भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, निर्भीक और निडर, निष्पक्ष होकर के न्याय करना चाहिए। फिर क्या परेशानी आ रही है? क्यों निष्पक्ष निडर होकर के न्याय नहीं दिया जा रहा? जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओथ लेता है तो उस समय यही वो दिलाई जाती है, ही शैल परफॉर्म हिज ड्यूटीज विदाउट एनी फियर एंड फेवर। ठीक है, विदाउट एनी फियर एंड फेवर। अब देखने में क्या आ रहा है भाई, कितने केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर कोई ऑर्डर नहीं। पेगासस का मामला पड़ा हुआ है, PM केयर फंड का मामला पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला पड़ा हुआ, आधे कोई फैसला नहीं। क्यों नहीं भाई? फैसला किस पे आ गया? SC ST के आरक्षण को 2 भागों में बांट दिया। किसने, कौन गया, किसने मांगा था? ऐसी क्या जरूरत थी, क्या जल्दी थी? 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, कितना लोग परेशान हुए, और अभी तक उसे वापस नहीं लिया गया। उसके साथ साथ अभी एक ऑर्डर आ गया ये कि SC एक्ट में मंशा क्या थी तब SC एक्ट लगेगा, यानी अत्याचार करने वाले की मंशा क्या थी, उसने ऐसी गाली क्यों दी, ये फैसला कौन करेगा? ये ना पुलिस करेगी ना कंप्लेंट कर देगा, ये मामला जज डिसाइड करेगा। यानी उसने डिसीजन क्या देना क्या नहीं, मंशा को वो डिसाइड करेगा, जिसको डिसाइड करने का उसे ज्यूरिडिक्शन भी नहीं है, और ना मंशा को डिसाइड किया जा सकता है। बट वाज हिज इंटेंशन, उसकी मंशा क्या थी, क्या चाहता था, क्यों उसने अपमानित किया। तो इस तरह से लोकतंत्र तो खत्म हो गया। अत्याचार सहने वाले ने, जिसने अत्याचार हुआ, उसको बर्दाश्त करना पड़ा, उसके जस्टिस तो नहीं मिली। तो इस तरह से मैं पूरे देशवासियों से अर्ज करना चाहूँगा कि कोलोजियम व्यवस्था, जिसके माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं, ये इमीडिएट समाप्त होनी चाहिए। और जिस तरह से UPSC के माध्यम से IAS का सिलेक्शन होता है, IPS का सिलेक्शन होता है, IRS का सिलेक्शन होता है, MBBS डॉक्टर्स का सिलेक्शन होता है, IIT में इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है, इन द सेम मैनर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, और हर वर्ग से होनी चाहिए। देश के अंदर जितने भी वर्ग बने हुए हैं, सबका प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए, न्याय मिलेगा, सबको समान न्याय मिलेगा, और कहीं कोई पक्षपात नहीं होगा। ये कौन करेगा?
ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ड्रामा करती है। अभी 2 वर्ष पहले 4 महीने इस केस पे बहस होती रही सुप्रीम कोर्ट में। ड्रामा के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट नहीं माना कि नहीं, कोलोजियम के माध्यम से ही जजों की नियुक्तियां होंगी। सरकार की तरफ से एक डायलॉग होता रहा, जो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल गए, जिनको हैवी पैसे मिलते हैं, पब्लिक का पैसा होता है, सरकार को देना होता है, वहाँ पर वो कुछ नहीं करते। अभी का उदाहरण है, जब ये SC/ST रिजर्वेशन का मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों के जो फैसला आया 6 और 1 के बहुमत से, तो उसमें भी सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर पेश हुए, क्या किया इन्होंने? भाई जिम्मेदारी इनकी थी। दे फेल्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एज पर लॉ, एज पर सिस्टम, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ SC/ST अंडर आर्टिकल 341 एंड 342। उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपको बता दूं, OBC के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 340 में दी गई है, SC के 341 में, ST की 342 में, और इसमें कोई भी संशोधन या कोई भी किसी तरह का बदलाव भारत सरकार के अलावा कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि स्टेट चाहे तो कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट इज ए हायर जुडिशियल बॉडी। Supreme Court cannot make the law. Law making power consists in the hands of the central government और state government. State law भी होते हैं, state government बनाती है। कानून बनाना किसी कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन contrary to the Constitution of India, Supreme Court of India has passed the order regarding the reservation of SC/ST classes in the country on 2nd August 2024, that its states shall be empowered to make the classification, to make the division, यानी कोटा में कोटा, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कोर्ट से भी और आप लोगों से भी, जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जब संविधान बना था और अब बहुत सारी सालें हो गई, उस समय रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई थी। उसके अनुसार 22.5% SC/ST का रिजर्वेशन है और 27% OBC का है। हमारी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी डिमांड है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ये तो सरकार का काम है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट घटाने का जरूर काम कर देता है और इन वर्गों का नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ 22.5% से बढ़ाकर SC/ST का रिजर्वेशन 30% करो और OBC का रिजर्वेशन 35 से 40% करो। समस्या सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी एक जजमेंट आया, लेटेस्ट जजमेंट है, मैंने अप्रिशिएट किया, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने किया, उसमें BR गवई साहब भी थे, कि जो ओपन कैटेगरी है, जैसे 10% EWS का हो गया, SC/ST का हो गया, OBC का हो गया, इसके अलावा 40% के आसपास जो जनरल कैटेगरी का बना, उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कह दिया था SC/ST OBC के कैंडिडेट इसमें एंटर नहीं कर सकते। वो उस कोटे के अंतर ही किए जाएंगे, माने जाएंगे, चाहे कितने मेरिटोरियस हो, उनकी कितनी मेरिट हो, तब भी वो SC में ही जाएंगे, ST में जाएंगे, OBC में जाएंगे। इस बात को चैलेंज किया गया, इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया और हेल्ड किया कि मेरिटोरियस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST एंड OBC क्लासेस शैल बी ट्रीटेड इन जनरल कोटा। वेरी गुड डिसीजन। उसमें EWS के भी जा सकते हैं। भाई 3 कैटेगरी हो गई, 4 हो गई, SC/ST OBC और EWS, ठीक है। अब ये अपनी कैटेगरी में तो रहेंगे। अब जो 40% रह गया, उसमें ये चारों पर रोक नहीं लगनी चाहिए।
कोर्ट की नज़र में क्या होता था अब तक, जो हाई कोर्ट है, कि उसमें EWS के तो जा सकते हैं, SC ST OBC नहीं जा सकते। तो ये पार्शल डिसीजन आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? ये कोलोजियम की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि जब जजों की अपॉइंटमेंट ही इम्पार्शल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनके फैसले भी इम्पार्शल नहीं हो सकते और वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं हो सकते। इसलिए, क्योंकि ये मुद्दा केवल हमसे या कुछ लोगों से जुड़ा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है, ये संवैधानिक इशू है, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के लोग न्यायपालिका पर गर्व करते हैं और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और सोचते हैं कहीं न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर मिलेगा, हाई कोर्ट में मिलेगा। लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यवस्था के तहत जज चुन के आ रहे हैं वो इस तरह के फैसले देने लगें, तो लोग कहाँ जाएंगे, किससे न्याय मांगेंगे आकर? साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोलोजियम के बारे में जैसे आप लोगों ने EVM को जाना, EVM से लोकतंत्र खत्म हो गया और कोलोजियम के माध्यम से हायर जुडिशरी, यानी जहाँ से आपको न्याय मिलता है, वो खत्म होने जा रही है। वहाँ पक्षपात होने जा रहा है, इम्पार्शलिटी खत्म होने जा रही है। जो ओथ लेते हैं विदाउट फियर एंड फेयर, तो वो चीज़ खत्म होने जा रही है। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, देश हित में, समाज हित में, संविधान के हित में, और जो जजों की अब आगे नियुक्ति हो वो संवैधानिक तरीके से हो। देश की सरकार से मांग करता हूँ कि वो शीघ्र ही, अतिशीघ्र नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाए। जिस तरह से UPSC बना हुआ है उसी तरह से JPSC बनाया जा सकता, आदि जैसा भी उचित समझा जाए। लेकिन ये कोलोजियम व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसके माध्यम से देश के लोगों में एक संदेह पैदा हो गया है, भय व्याप्त हो रहा है कि अब वो किससे न्याय मांगे जा करके। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो न्याय मिलने वाला नहीं, और जिला अदालतों को उतना ज्यूरिडिक्शन नहीं है जितना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को होता है। आपने देखा 1998 में बिहार में एक कांड हुआ जिसमें 58 SC ST OBC और आदिवासी के लोग मारे गए और उनको जिला अदालतों ने सजा भी दी, आजीवन कारावास दिया बहुतों को, कुछ बरी हो गए। पटना हाई कोर्ट के 2 जजों ने सबको बरी कर दिया। ये न्यायपालिका का काम है। 58 लोगों की मौत हुई, उनको जिंदा मार दिया गया, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनको मार दिया गया। पटना हाई कोर्ट के 2 जजों ने, वो भी समर जज थे, कोई भी उसमें SC ST OBC का जज नहीं था, और उन्होंने मार दिया। अरे झगड़ा होता कहीं SC ST का OBC का, फैसला करने आप आओगे तो ये गलत है किसी तरीके से। अरे जिनका झगड़ा है आप भी फैसला करो, उनको भी सम्मिलित करो, तब तो ठीक है। ये नहीं कि झगड़ा आपका फैसला हम कर दें जा करके। अभी गए थे मोदी जी फैसला करने के लिए, कहाँ? सबसे पहले रसिया गए, पुतिन जी से मिले, उसके पश्चात जेलेंस्की साहब से मिलने के लिए पोलैंड गए, फिर जेलेंस्की मिले जा करके। क्या समझौता हो गया? अरे झगड़ा उन दोनों का, क्या उनकी बातें हैं क्या नहीं है। यहाँ जो मोदी मीडिया है बड़ी तारीफ कर रहा है, मोदी की कहने से ये हो गया वो हो गया, समझौता हो गया, दोनों अधिकारियों में बातचीत होने लगी और युद्ध बंद हो गया। क्या युद्ध बंद हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो झगड़े वाले लोग हैं उनको तो बैठाला नहीं गया, जिसका झगड़ा नहीं था वो बीच में कूद पड़ा वाहवाही लेने के लिए। दुनिया मजाक बना रही है, तो ऐसे तो होगा नहीं किसी तरीके से। अरे जिनकी प्रॉब्लम है, SC ST की प्रॉब्लम थी समाज में, देश में SC ST समाज के एक नहीं हजारों लड़ने लॉयर्स हैं, क्या उनको बुलाया गया? वो आर्गूमेंट करते जा करके। सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल तो इंडिया गवर्नमेंट के हैं, वो क्या आर्गूमेंट करेंगे? उनकी क्या प्रॉब्लम है? उनको तो मोटा पैसा मिलता है, वो SC ST का दर्द क्या समझें, क्या जाने, नहीं जाने। इसलिए कम से कम इस बात को सुनने के लिए देश भर में ऐसे एक नहीं हजारों लड़ने लॉयर हैं बिलोंग टू SC and ST कम्युनिटीज़, और किसी जज से भी कम योग्यता नहीं रखते। इंग्लिश बोलने में, संविधान को पढ़ने में, समझने में और लिखने में अच्छा काम कर सकते हैं। किसी की आवाज़ सुनी गई, अरे कुछ नहीं, कम से कम रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही बुला लिया जाता कि वकील साहब आइए सब्जेक्ट पे बात कीजिए आकर के, तो भी तो माना जाता।
जैसा कि लोग कहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं कि भाई सुनने वाले, भाई सुनाने वाले फैसला, और प्रॉब्लम होती किसी थर्ड पर्सन की, तो क्या उसको न्याय मिलेगा? कोई न्याय नहीं मिलने वाला नहीं है। साथियों, मेरा मकसद था जो कोलिजियम के बारे में आपको बताना, वो मैंने कोशिश की है निर्भीक तरीके, निष्पक्ष तरीके से बताने के लिए, देश की हायर जुडिशरी को कोलिजियम के शिकंजे से छुड़वाने के लिए और उसको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए। ये मेरा मकसद है कि देश की हायर जुडिशरी, जिसको इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन दिया गया भारत के संविधान में, वो सुरक्षित होना चाहिए। उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी जज विशेष के माध्यम से या किसी बेंच विशेष के माध्यम से। संविधान देश का कोई सरकार नहीं बदल सकती, क्योंकि वहाँ पर हर वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। यदि संविधान को कमज़ोर कर सकता है तो हायर जुडिशरी कर सकती है, वो प्रयास किया जा रहा है। जबकि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का रक्षक माना जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अफसोस। इसलिए अब सरकार को तो सब आलोचना करते हैं, गालियां भी देते हैं, घेराव भी करते हैं, रोड भी जाम करते हैं। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मामला आता है, लोग डरते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। वहीं पर हमारा भारत का संविधान उनको अपनी व्यूज को एक्सप्रेशन का अधिकार भी देता है। इसे हमारे देश के लोग नहीं जानते। इतना जरूर जानते हैं कि यदि कोई बात किसी जैसे के खिलाफ कह दी या उससे संबंधित कह दी या किसी न्यायपालिका के खिलाफ कह दी अथवा कुछ अदरवाइज कह दी, तो उनको जेल भेज दिया जाएगा, कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम भी देश के नागरिक हैं। एक एडवोकेट होने के नाते हम सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, हर कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जब कोई जज विशेष या कोई बेंच विशेष इस तरह के फैसले दे कि देश में देश बंद हो जाए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। इससे हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गौरव गरिमा गिरती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होगी। और दूसरे देश के लोग जब ऐसा सुनेंगे तो अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इसलिए हम पुनः निवेदन करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से, कि इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है और कोलिजियम के माध्यम से अब कोई भी जज कहीं नियुक्त न किया जाए। एक व्यवस्था बनाई जाए संवैधानिक तरीके से, उसके माध्यम से जजों को नियुक्त की जाए। तभी देश के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को निष्पक्ष और समान न्याय मिल सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।